तो चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम ग्रंथि अपची अर्बुद गलगंड। तो ग्रंथि व्रत उन्नत विग्रथित। ठीक है, 5 भेद हैं सुश्रुत माधव भोज सभी के। और भेल ने जो है सन्निपातिक भेद बताया, ये बात जरूरी थी। प्लस सिराज ग्रंथि का स्थान जो है वो स्नायु है, याद रखना आपको। चरक ने मांसज ग्रंथि का उल्लेख किया, तो चरक की ग्रंथि 6 हो जाती है 5 की जगह, मांसज ग्रंथि एक्स्ट्रा है उनकी। वाग्भट शारंगधर उनके ग्रंथि रोग 9 है। तो आरव करके हमने ट्रिक याद की। अस्थि रक्तज और व्रणज ग्रंथि। दूष्य क्या है इसके अंदर? तो हमने वर्ड याद किया कमर में। तो कफ, मांस, रक्त और मेद, ये दुष्य हैं। तो कमर में करके वर्ड याद किया हमने, ग्रंथि कहाँ होती है। बाकी कैरेक्टर समझने में कुछ खास नहीं। मेदज ग्रंथि देखा हमने, शरीर वृद्धि, क्षय वृद्धि, हानि। और पिण्याक सर्पी प्रतिमा में श्राव हो रहा है इसमें से, कि शरीर की वृद्धि होगी तो इसकी वृद्धि, क्षय होगा तो इसका क्षय। ऐसा ही हमने मेदज गलगंड में देखा, वहां लिखा है लेकिन देह अनुरूप क्षय वृद्धि करके, देह अनुरूप क्षय वृद्धि। ठीक है, तो वो भी अपनी जगह याद रखोगे। नेक्स्ट देखिए, सिराज ग्रंथि, अगर इसमें रुजा हो रही है और चल है तो कृच साध्य है। अगर रुजा नहीं हो रही और अचल है, मतलब मूवमेंट भी नहीं हो रहे, तब असाध्य है। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है चरक, मासज ग्रंथि, इसमें वेदना का भाव होता है। मेदज ग्रंथि स्निग्ध और चल है। और सिरा ग्रंथि में कह रहे हैं स्फुरण, सिरा ग्रंथि में स्फुरण होते हैं। तो याद रखेंगे, मासज ग्रंथि वेदना का भाव, मेदज ग्रंथि स्निग्ध और चल है, सिरा ग्रंथि में स्फुरण होते हैं। सन्निपातिक ग्रंथि भेल ने दी, सन्निपातिक अर्बुद हारित ने दिया। नेक्स्ट अपची की बात। अपची में दोष या दूष्य क्या है? तो मेद और कफ। ठीक है, प्लस कहाँ होती है, जरूरी बात है। तो हनु, अस्थि, कक्षा, अक्षक, बाहु, संधि, मन्या, गले, तो ये सारे वर्ड जो हैं इनको देख लोगे ध्यान से, कहाँ कहाँ होती है। देखने में कैसी है? आमलक अस्थि प्रतिमा और मत्स्य अंड जाल प्रतिमा, दोनों शब्द जरूरी हैं। ठीक है, आमलक अस्थि के जैसी और मछली के जो अंडे हैं एग, उनके जैसे। ठीक है, चय प्रकर्षाद अपची, कि दोषों का चय होने से कह रहे हैं अपची बनती है। तो चय प्रकर्षाद अपची। नेक्स्ट देखिए, प्रभिन्ना श्रवंती नश्यंती भवंती चान्य, कि पक्के फूट जाती है और दूसरी जो है अपची बन जाती है। चिकित्सा में मुश्किल है, वर्ष गणानुबंधी, यानी लंबे समय तक चलने वाला रोग है, वर्षों तक। माइक ऑफ रखोगे, माइक ऑफ रखेंगे सभी लोग। हम्म, जो ऑन रखने को कहता हूँ कैमरा, वो तो ऑफ कर देते हो और माइक ऑन कर लेते हो। कैमरा ऑफ है और माइक ऑन है सबके, है ना। आगे देखो, भोज। तो कह रहे हैं कि प्रथम जो है वो उपची बनती है, और जब ये ज्यादा बन जाती है माला के रूप में तो उसको गंडमाला कह देते हैं। भाव प्रकाश ने इसका उल्टा किया, कह रहे हैं पहले गंडमाला बनती है, जब ये पक्के फूट जाती है तो उपची बनती है। ठीक। चरक ने, अभी आपने सुश्रुत में देखा कि मेद और कफ की दृष्टि हो रही है। चरक में अगर बात करें, मेद कफ के साथ रक्त लिखा हुआ है, मेद कफ रक्त की वजह से। तो गले के पार्श्व में एक ग्रंथि बनेगी तो गलगंड, अनेक बनेंगी तो गंडमाला। इंदु ने इसका कंपैरिजन दूर्वा के साथ किया। दूर्वा घास जैसे जहां जहां टच होता रहता है उसका शूट जो होता है वो वहीं वहीं से दोबारा ग्रो करने लगती है, कि उसी तरह ये माला के फॉर्म में बन जाती है। उस तरह से लिखा इंदु ने, तो दूर्वा घास के साथ कंपेयर किया। अब आ जाएंगे नेक्स्ट डिजीज, ये तो रिवाइज चल रहा था पिछले सेशन का। अर्बुद। तो श्लोक नंबर 13, 14, 15 ये अर्बुद के हैं। तो मांसम अभिप्रदुष्य, कि मांस की दृष्टि होती है। देख लो पीछे जो आपने श्लोक देखा ग्रंथि का, उसको पहचान लेना। अब यहाँ पे अर्बुद का श्लोक लिखा है, इसको पहचान लेना। ये भी रख कैसा देगा कि किसका श्लोक है ये। तो वृत्तम स्थिरम मंद रुजम, है ना, मंद रुजा या रुजा ना होना जानते हो अर्बुद का कैरेक्टर है। तो व्रत है, स्थिर है, मैंने कहा मूवमेंट नहीं होते, अर्बुद की यही पहचान ही होती है। तो व्रत स्थिर, मंद रुजम, महानतम अन अल्प मूलम, कि मूल जो है इसका कम नहीं है, अन अल्प मूलम। चिर वृद्धि अपाकम, देर से वृद्धि होती है इसकी और पाक होता नहीं है। अर्बुद के अंदर जनरली पाक नहीं होता, ऐसा ही याद रखोगे। लेकिन आगे चल कर हम पढ़ेंगे कि रक्त अर्बुद में पाक होता है। ठीक है, तो मांस की दृष्टि, व्रत स्थिर मंदम मंदरुजम, महानतम अन अल्पमूलम, चिर वृद्धि आपाकम। ग्रंथि के समान ही होता है देखने में, कह रहे हैं अर्बुद। भेद पे आ जाओ।
VPKR मांसज और मेदज, वातिक, पैत्तिक, कफज, रक्तज, मांसज, मेदज, ये इसके भेद हैं। VPKR मांसज मेदज। सुश्रुत, वाग्भट, माधव, शारंगधर, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, सब ने ये भेद बताए हैं। तो अगेन मैं कह रहा हूं कि यहाँ भी भेद में से क्वेश्चन आता नहीं है। इतना ही पूछता है कि अर्बुद का सन्निपातिक भेद किसने बताया, तो हारित ने बताया। उतनी ही जरूरी बात है, बाकी आपके लिए है। टाइम है, अगर कर सकते हो तो याद कर लो, कोई बात नहीं है। तो भेद इसके, VPKR मांसज मेदज। भेल, उन्होंने VP के मांस और मेद, वात पित्त कफ, मांसज और मेदज, ये भेद बताए हैं। नेक्स्ट देखोगे, हारित, VPKS। तो मैंने कहा सन्निपातिक भेद किसने बताया, तो हारित ने बताया। ये आपको याद रखना है, हारित के 4 भेद हैं। VPKS। भेल, 6 भेद, 5 प्लस रक्तज। नहीं, गलत लिखा हुआ, ये ऊपर लिख दिया भेल वाले, तो VP के मास में, ये नहीं देखना आपको। ठीक है, तो मेन बात इतनी है जो मैंने कहा आपसे कि हारित ने सन्निपातिक भेद बताया है, उतना जरूर याद रखोगे। आगे चलता है, साध्य साध्यता। तो मांस अर्बुद, रक्तार्बुद, अध्ययन अर्बुद, द्यूरार्बुद, इनको कहा गया कि ये सारे असाध्य हैं। अभी पढ़ेंगे आगे क्या क्या इन टाइप्स में लिखा हुआ। तो मांस अर्बुद, रक्तार्बुद, अध्ययन अर्बुद और द्यूरार्बुद, ये असाध्य हैं। वाग्भट ने कहा महतो ग्रंथिया अर्बुदा, कि ग्रंथि जब बड़ी हो जाती है साइज में, तो उसी को अर्बुद कहते हैं। ये वाग्भट की बात है। महतो ग्रंथिया अर्बुद। अर्बुद किस तरह की श्रुतदुष्टि है, तो अति प्रवृत्ति। जाहिर सी बात है कि अधिक मात्रा में ग्रो करने लगता है वो टिश्यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अति प्रवृत्ति हो रही है। तो असाध्य अर्बुद, मांसज, रक्तज, अध्यार्बुद, द्यूरार्बुद, याद रखना अलग वाले जो नाम है, मांस, रक्त, अध्यार्बुद, द्यूरार्बुद। वाग्भट महती ग्रंथि को ही अर्बुद कहते हैं। अर्बुद अति प्रवृत्ति श्रोतदृष्टिजन्य विकार है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों की बहुत गलत बात है, सवालों के जवाब नहीं देते हो, कैमरा ऑफ रखते हो। कई बार मैं बोलता रहता हूँ नाम तो नहीं सुनते हो सामने जिसको बोलता रहता हूँ। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं चाहता हूँ इतना हो आपको कॉन्फिडेंस। लेकिन वो कब होना चाहिए, जिस दिन बड़े अच्छे नंबर आने लगे हैं, हर सवाल का जवाब आने लगे, मैं खुद ही ध्यान देना बंद कर दूंगा ये बच्चा क्या कर रहा है। मैं खुद ही नहीं टोकता उसको, जब मैं देखता हूँ खूब मेहनत चल रही है, कुछ करो, मुझे नहीं चाहिए, है ना। लेकिन ये क्या बात है, कैमरा ऑफ किया, घर में लेट गए। वो योगा डे जैसे चल रहा है ना, कि योगा में पहुंचे, अटेंडेंस लगाई, भाग कर चले जाते हैं लोग। तो ऐसे ही चल रहा है कि अटेंडेंस लग जाए, दिखाई दे जाए वहां गए थे हम क्लास के अंदर, बाकी रेस्पॉन्स आए जाना है। बेटा उससे काम नहीं चलेगा, आपको तो बिल्कुल रेस्पॉन्स देना पड़ेगा। सोच लो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं लोग की नीट में, जैसे बेईमानी कर ली उन्होंने, है ना। तो ऐसे बेईमान आपको ही मिल सकते हैं, उन बेईमानों से भी लड़ाई लड़नी है। तो आपको तो इतना करके आना है कि बेईमान व्यक्ति जो है बेईमानी करके भी आगे ना निकल पाए, है ना। तो तैयारी तो उस लेवल की होनी चाहिए, और आप उसमें ही लापरवाही कर रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा काम। रक्तार्बुद देखो आगे, तो रक्तार्बुद, इसमें पाक होता है, ये सबसे जरूरी बात है। रक्तार्बुद के अंदर पाक होता है, ये याद रख लेना बिल्कुल। मास अंकुरैर आचितम आशु वृद्धिम, जनरली वृद्धि देर से होती है अर्बुद के अंदर, लेकिन यहाँ क्या है, दोनों चीजें अलग हैं। देखो, एक तो पाक भी हो रहा है, और दूसरा वृद्धि भी जल्दी हो जा रही है। ठीक है। बाकी रक्तज अर्बुद है, तो ब्लड कैंसर समझ लो आप, तो इसलिए पांडु हो रहा है ना, पांडुर भवेद अर्बुद पीड़ितम। इजी है। नेक्स्ट चलेंगे, मांस अर्बुद। इस पे सवाल पूछा जाता है कि मुष्टि प्रहार से इनमें से कौन सा रोग हो जाता है ना। तो मुष्टि प्रहारात मांस अर्बुद, याद रखेंगे। मांस की दुष्टि होती है। अश्मोपम अप्रचाल्यम, कि अश्मरी के जैसा है, पत्थर के जैसा है, और मूवमेंट नहीं होते इसमें भी, क्योंकि अर्बुद है। नेक्स्ट देखो, अध्यार्बुद, द्युरार्बुद, इनमें सवाल ये भी आ चुका है कि इसको क्या बोलोगे, कि एक के बाद दूसरा अर्बुद बन जाता है कहीं, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, कि द्युरार्बुद, है ना। इसी तरह अध्यार्बुद क्या है, कि पहले से ही उत्पन्न अर्बुद के स्थान में या समीप में कोई दूसरा अर्बुद बन जाए। ध्यान से देखना, एक है अध्यार्बुद, कि पहले से उत्पन्न कोई अर्बुद था, तो कह रहे हैं वहीं पे, या उसके पास में कोई दूसरा अर्बुद बन गया। और द्विर अर्बुद क्या है, प्रारंभ से ही, यानी स्टार्टिंग ही यहाँ से होगी, कि प्रारंभ से ही दो हो, या फिर एक बना जस्ट तुरंत दूसरा बन जाए उसके बाद।
ठीक है। तो अध्य अर्बुद ऐसी कंडीशन है कि कहीं अर्बुद था, कुछ समय के बाद, मान लो साल भर बाद, 2 साल बाद, ऐसा कह लो कि आपने ट्रीट भी कर लिया उसको, और दोबारा से रिकरेंस हो जाता है ना, कि दोबारा हो गया है, इस तरह वाली बात है अध्य अर्बुद। और द्यूर अर्बुद है कि शुरुआत में ही मान लो दो टिश्यू दिखाई दे रहे हैं आपको अलग अलग, कि भाई ये दो ग्रोथ हो गई है अर्बुद के पास पास में। ठीक है, या फिर एक हुआ, तुरंत ही दूसरा बन जाए, कि आपको गैप पता ही ना चले, यहाँ एक था फिर 20-25 दिन बाद दूसरी ग्रोथ दिखाई देगी। तो याद रखना दोनों में डिफरेंस है, अध्य अर्बुद और द्यूर अर्बुद। अर्बुद में पाक ना होने का कारण क्या है, कि पाक क्यों नहीं होता? कि एक तो कह रहे हैं कफ दोष की अधिकता होती है अर्बुद के अंदर, मेद की अधिकता होती है, दोष स्थिर होते हैं और ग्रंथि रूप में हो जाते हैं। कोई चीज अगर बिल्कुल बहुत डेंसली पैक हो जाए ना, तो उसमें कुछ होता नहीं है, अक्सर वो लंबे समय तक बनी रहती है उसी फॉर्म में। ठीक। तो वही चीज लिखना चाह रहे हैं कि कफ की अधिकता है, मेद है, याद रखना इन बातों को, जरूरी है। कफ की अधिकता, मेद की अधिकता, स्थिर दोष और ग्रंथि रूप होने से। नेक्स्ट देखें, अगला रोग है गलगंड। तो वात और कफ बढ़कर मेद का आश्रय करके ये रोग उत्पन्न करते हैं। तो वात, कफ और मेद, वात, कफ और मेद, तीन चीजें हैं। याद रखना, गलगंड है, कफ तो सब लोग समझ लेते हैं, ये भी पता होता है कि पैक्टिक भेद नहीं होता। ठीक। तो वात रह जाता है खाली। तो याद कर लेना, ऐसा नहीं सिर्फ कफ लगा दो, गलगंड देख के लोग कफ लगा देते हैं खाली। तो वात और कफ, ठीक है, मेद का आश्रय करके इस रोग को उत्पन्न करते हैं। यही लिखा भी है कि गलगंड और चतुर्थक ज्वर का पैक्टिक भेद नहीं होता। गलगंड और चतुर्थक ज्वर पैक्टिक भेद नहीं होता। वातिक गलगंड भवेद अति स्निग्ध तरो आरुजस्चा तालु गल प्रशोषा। देखो सवाल तो नहीं आते, लेकिन देख के इसलिए जरूरी लगता है कि भाई कंडीशन वातिक है, और यहाँ भी शोष हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी अ, अति स्निग्धता कह रहे हैं, यहाँ भी स्निग्धता होती है मतलब। ठीक है ना? तो रटने की जरूरत नहीं है, बस देख लेना। कफज गलन गलगंड चिर अभिवृद्धि चिराच प्रपच्यते तालु गल प्रलेपः। तो ये भी समझ आ रहा होगा, तालु में गले में लेप जैसा लगना, तो ये कफज गलगंड का लक्षण है। नेक्स्ट है मेदज गलगंड। अनिष्ट गंधो निरुग अथ अतिकंडो प्रलंबते अलाभुवत अल्पमूलो देह अनुरूप क्षय वृद्धि जंतोर गले अनुशब्दम कुरुते च नित्यम। बेटा बहुत बहुत जरूरी है मेदज गलगंड, सवाल इसी पे आते हैं। क्या? पहला देख रहे हो, अनिष्ट गंध का आना। तो मेद के अंदर स्वेद ज्यादा आता है, आप जानते ही हो, हमेशा मेदज विकार जब होते हैं तो स्वेटिंग होगी, तो मतलब कि ज्यादा स्मेल आएगी, तो उस तरह सोच लो कि अनिष्ट गंध इसमें भी है, मतलब याद करने के लिए। प्लस ये लिखा है प्रलंबते अलाभुवत, ऐसा रख के पूछ लेता है कि प्रलंबते अलाभुवत ये कैरेक्टर किसका है, मेदज गलगंड का है, गलगंड का सामान्य लक्षण है ना, या इसी तरह अर्बुद का या ग्रंथि का। तो याद रखना, यहाँ है अलाभुवत। अगर गलगंड का सामान्य लक्षण देखोगे, वहां आया मूषक व लंबते गले। ठीक है, मुश्क व लंबते गले, तो मुश्क जैसे गले से लटका हुआ शोध दिखाई दे, तो वो है गलगंड का सामान्य लक्षण। और मेदज गलगंड में है अलाभुवत, प्रलंबते। ठीक, तो याद रखोगे। नेक्स्ट लिखा है देह अनुरूप क्षय वृद्धि, पीछे ग्रंथि में पढ़ा है आपको, वहां था शरीर वृद्धि क्षय वृद्धि हानि, मतलब दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ है देह अनुरूप क्षय वृद्धि। प्लस जंतोर गले अनुशब्दम कुरुते चानित्यम। अब गले में कोई समस्या हो गई है तो बोलने में तो कष्ट होगा ही होगा। तो गले में कह रहे हैं आवाज होने लगी है जो नहीं होनी चाहिए, तो उस तरह के साउंड हो रहे हैं गले में, सांस लेते समय, बोलते समय। असाध्य गलगंड, कृच्छात उच्च वसंतम, व्यक्ति मुश्किल से श्वास ले पा रहा हो, संवत्सर अतीतम, 1 वर्ष पुराना रोग हो जाए, और भिन्न स्वरम, ये बहुत जरूरी बात है, स्वर का भिन्न हो जाना। तो गलगंड में जब स्वर भिन्न हो जाता है तो असाध्य हो जाता है। और वात रक्त में अकेला मोहद्रव हो तो असाध्य हो जाता है। और रेबीज मतलब अलर्क विष, वहां जल से डरने लगे व्यक्ति, हाइड्रोफोबिया हो जाए, तो असाध्य कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे इन बातों को। बाकी वात रखने का आपको बताया, आ जानो स्फुटतम, तो असाध्य हो जाएगा। कुष्ठ के अंदर पंचकर्म गुणातीतम, तो असाध्य हो जाएगा। प्रश्रवण वो है ना, प्रश्रवण अंगों का पतन, प्रश्रवण, तो असाध्य हो जाएगा। तो वो सब बातें आप याद रखोगे, असाध्य वाली चीजें कुछ जरूरी है। नेक्स्ट है गलगंड, सामान्य लक्षण। तो निबद्धा श्वेतुर्यस्य मुष्क व लम्बते गले, तो शोथ है गले से बंधा हुआ जो मुश्क के समान लटक रहा है। महान व यदि वह ह्रस्व गलगंडम तमादिशेत, कि चाहे बड़े साइज का हो चाहे छोटे साइज का हो ये शोथ, इसको गलगंड कहते हैं। ठीक, तो देख लेना, गलगंड वाला पार्ट ही जरूर था इस चैप्टर के अंदर, गलगंड वाला पार्ट। और अपची,
अपची जरूरी था उसमें किस तरह की संरचना उसकी मिलती है। तो एक तो वो मत्स्य अंड सदृश वो जरूरी है, और दूसरा आम्लकास्ति। दो शब्द आए हैं, तो उनको याद रखोगे। दोष वगैरह अपना देख लेना, मेद कफ है। और अर्बुद, कि रक्तज अर्बुद के अंदर पाक होता है, वेदना भी होती है ना। और मासा जर्ब वो मुष्टि प्रहार से बनता है। तो इतनी बातें बहुत जरूरी थी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12, वृद्धि उपदंश श्रीपद निदान अध्याय। वृद्धि उपदंश श्रीपद निदान अध्याय देखेंगे। तो वृद्धि रोग सुश्रुत वाग्भट माधव शारंगधर सबके साथ है। वृद्धि रोग ये आपको याद होना चाहिए। वीपी के आर, आंत्र मूत्र और मेदज, इनको याद कर लोगे। तो वृद्धि रोग सात, वीपी के आर, आंत्र मूत्र और मेदज वृद्धि। चरक ने तीन प्रकार के कहे हैं खाली, वृग्न मूत्र और मेदज वृद्धि। तो चरक तीन टाइप है, और सुश्रुत माधव शारंगधर इन लोगों के सात भेद हैं। देख सकते हो यहाँ भी सन्निपातिक भेद नहीं है। ठीक है, वीपी के आर, आंत्र मूत्र मेदज ये भेद है, और जरूरी है, इनको याद कर लेना है। सुश्रुत देखो, उन्होंने कहा मूत्रज वृद्धि और आंत्र वृद्धि जो है वो वात की वजह से होते हैं। मूत्र वृद्धि और आंत्र वृद्धि, इसमें कारण क्या है? वात। श्लोक देखेंगे। वृद्धि रोग का सामान्य लक्षण कह सकते हैं, फल कोश वाहिनीर अभिप्रपद्य धमनी फल कोशियो वृद्धि जन्यते। तो मेनली वृद्धि रोग से इन्होंने क्या लिया है, जो हर्निया हम लोग कहते हैं, उसमें भी इन्ग्वाइनल हर्निया मान लो, डायरेक्ट डायरेक्ट, तो उसकी मेनली बात की है इन्होंने। तो फल कोश वाहिनी भी प्रपद्य धमनी फल कोशो वृद्धि जन्यते, हिंदी लिखी है कि प्रकोपित हुए वात आदि दोषों में से कोई दोष वृषण तथा उसके कोश में जाने वाली धमनी में जाकर फल और कोश की वृद्धि करता है, उसी को वृद्धि रोग कहते हैं। ठीक है, तो फल कोश में वृद्धि होती है, धमनी के थ्रू दोष पहुंच रहे हैं नीचे, इतना याद रखोगे। वृद्धि के पूर्व रूप तो क्या होता है? बस्ती कटी मुश्क मेढरेशु वेदना। तो जो अंग है, इसके आसपास जो भी एरिया है, तो वहां वेदना हो रही है। बस्ती कटी मुश्क प्रदेश मेढ, इन सब में वेदना होना। मारुत निग्रह, वायु की प्रवृत्ति नहीं होती, तो मारुत निग्रह हो गया। फल कोश शोफ, तो वृद्धि के पूर्व रूप में, अगेन जरूरी नहीं है, समझ में आते हैं वैसे भी, पूछे नहीं जाते सवाल इस पे। नेक्स्ट देखो, वातिक वृद्धि। तो बस्ती इव वातताम, तो जैसे वात से भरी बस्ती के समान स्पर्श। पैतृक पक्व उदुम्बर संकाश, आशु समुत्थान कफज वृद्धि कठिन अल्प वेदना। तो कुछ नहीं रटना, नॉर्मल कैरेक्टर है। रक्तज वृद्धि की कृष्ण स्फोट आवृत और पित्त के समान लक्षण होते हैं। मेदज वृद्धि, इसमें देखोगे शब्द जो आया कि ताल फल के समान वर्ण होता है। मेदज वृद्धि का ताल फल मतलब व्हाइट कलर कह लो, मेद की वजह से ताल फल प्रकाशम, याद रखना आप। ठीक है, ये जरूरी है, ताल फल। नेक्स्ट है मूत्रज वृद्धि। मूत्र संधारणशील से, किसको होती है मूत्रज वृद्धि? जो मूत्र का वेग धारण करते हैं। अंबु पूर्णा द्रतिर एव शुभ्यति, तो जल से भरी बस्ती के समान यहाँ पे शुभन होगा वहां पे, मतलब जो ताड़न करोगे जब। श्वेथु कोशियोश्च आपाद्यते, और कोश में शोथ हो जाता है। तो मेन बात तो यही है, अंबु पूर्ण धृति के समान, है ना, मूत्रज वृद्धि। और बाकी इधर मेदज वृद्धि थी, ताल फल प्रकाशम, ताल फल प्रकाशम। नेक्स्ट है आंध्र वृद्धि, सबसे जरूरी ये है, लेकिन ये थियरी वाला यहाँ का पार्ट नहीं, आगे चिकित्सा में जो बताया गया इसके लिए देखोगे। तो आंत्र वृद्धि क्यों होती है? तो कह रहे हैं भार हरण, ज्यादा भार उठा लेने से, अपने से बलवान के साथ विग्रह करने से, वृक्ष से गिर जाने से। बलवान के साथ विग्रह वाली बात जो आई है, जो हमारे यहाँ सवाल आता है, वो शतक्षीण वाला आता है ना, तो वो याद रखोगे। शतक्षीण का निदान है, आपको वो याद रखना है, यहाँ से नहीं आता सवाल हमारे यहाँ। विशेषयर वायु रति प्रवृत्ता, विशेष रूप से वायु की अधिक वृद्धि हो जाती है। वंक्षण संधिम उपेत्य, ठीक है, वंक्षण संधि के अंदर दोष पहुंच जाते हैं। फल कोशम प्रविश्य मुष्क शोफम आपाद्यते, फल कोशम प्रविश्य मुष्क शोफम आपाद्यते, मुष्क में शोफ हो जाता है, फल कोश में दोष पहुंच जाते हैं। आधमातो वस्त्र इव वातता, तो जैसे वातिक वृद्धि में था, तो आपने पढ़ाई कि वातिक वृद्धि आंतर वृद्धि दोनों वात की वजह से होती है, तो यहाँ भी वही होगा। तो बस्ती का स्पर्श ऐसा होगा जैसे वात हो अंदर। स शब्दम अवपीड़ितश्च ऊर्ध्वम उपैति विमुक्तश्च पुनराधमायते,
तो अक्सर हम लोग चेक भी कराते हैं इस तरह करके कि पेशेंट को बोलते हैं अपने पैरों को ऊपर उठा लो, है ना, तो जो ग्रोथ है वो जो वृद्धि दिखाई दे रही है वापस चली जाती है। या फिर व्यक्ति को कहते हैं खांसो, है ना, तो खांसने से वो वृद्धि फिर दिखाई देती है। ठीक है। तो इंग्वाल हर्निया की बात कर रहे हैं मेनली हम, तो वो वृद्धि आपको तब दिखाई देती है, फिर पैर ऊपर उठाते ही वापस चली जाती है। तो वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि शब्द करते हुए इसको दबाने पे ये वापस चली जाएगी और दोबारा से आत्मन करते हुए वापस आ जाएगी। तो सा शब्दम अपीड़िते चा ऊर्ध्वम उपैति, कि शब्द करते हुए ऊपर की ओर चलेगी। विमुक्तश्च पुनर्आदमायते, इसको छोड़ने पर दोबारा से वापस आ जाती है। और कंडीशन कैसी है देख लो, असाध्य है, याद रखोगे। वर्ध्म रोग, भस्मक रोग, स्नायु रोग, पारसिक यवानी, कह रहे हैं सबका वर्णन जो है प्रथम बार वृंद माधव ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे उपदंश। बेटा एक बात का हमेशा ध्यान रखा करो, आजमा के देख लेना मेरी बात, कि जब क्लास में पढ़ते हो ना, तो टारगेट ये होना चाहिए कि सर जितना पढ़ा रहे हैं मुझे क्लास में ही याद करके जाना है ना, कि सर ने इधर पढ़ाया उधर मुझे याद है, कि इस तरह से मुझे पढ़ना है। तब फोकस भी ज्यादा बनेगा क्लास के अंदर, अगर इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करोगे। आप छोटे छोटे जो ये डिस्ट्रैक्शन करते हो ना अपने लिए, कि कैमरा ऑफ किया तो उधर निकल गए, कभी सही से नहीं बैठे, है ना, कभी बात करने लगे फैमिली में किसी से या कुछ भी, तो इन चीजों से आपको डिस्ट्रैक्शन होते हैं। यकीन मानो आपका 1 डेढ़ घंटा बेकार होता है, आप सिर्फ निशान लगा के चले जाते हो। और मेरे पढ़ाने का तरीका यही अलग था और लोगों से जो मैंने शुरुआत की थी, कि मैं यही कोशिश करता था शुरुआत से कि सही यही के यही याद हो जाए बच्चे को। ऐसा ना हो कि 1.5 घंटा पढ़ने का उसको लगे मुझे क्या मिला, है ना। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश भी इसीलिए करता हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि बस निशान लगाए चले गए। और सच मानना, अब से 4 5 साल ये ही काम होता था पहले। कोई भी ना तो बात करता था टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ना ही कोई याद कराने की कोशिश करता था। जिम्मेदारी बच्चे की होती थी, टीचर बस निशान लगाता था, बाकी बच्चा फिर जाने कि उसने पढ़ा नहीं पढ़ा। जिसे लेना होता था सिलेक्शन पढ़ लिया करता था, है ना। बस तब ये था कि ये लापरवाही नहीं थी कि आप फोन पर हो मतलब ऑनलाइन हो तो आप लापरवाह हो जाओ। वहां सामने बैठना है तो एक लेवल तक जरूर आपको रूल फॉलो करने होते हैं जब आप सामने बैठे होते हो। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कम से कम वो जिम्मेदारी दिखाओ अपने लेवल की, है ना, कि जब पढ़ते हो तो सीरियस होकर पढ़ो। कोशिश करो उस 1.5 घंटे में मैक्सिमम चीजें लेके जाएंगे, अरे बाद में कर लो ये। अब आपको बातचीत करनी है, किसी फैमिली मेंबर आ रहा है, कोई फ्रेंड आ रहा है, बाद में कर लो ना। आधा घंटा बाद में दे दो उसको, स्पेशली बैठो कि जब नहीं पढ़ेंगे आधा घंटा तुमसे बात करेंगे, अब बताओ क्या बात है। यहाँ नहीं, इस 1.5 घंटे को यूज करना है बेटा। इसकी वैल्यू पता चलती है जब उन बच्चों से कंपेयर करोगे जो इस 1.5 घंटे को फोकस होकर पढ़ते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं करना है, सभी के लिए है बात ये। उपदंश देखो अगला रोग है। तो आपको मैंने बताया था वातरक्त और उपदंश, इन दोनों रोगों में आपको ऐसा मिलेगा कि दोनों के निदान में आपको व्यवय और अव्यवय दोनों चीजें हैं, तो याद रखना। तो ये रोग भी ऐसे ही कहा गया उपदंश, कि कोई व्यक्ति मैथुन से व्रत है और बहुत लंबे समय के बाद मैथुन करने से उसको उपदंश हो सकता है, इस तरह की बात लिखी है। ऐसा ही वात रक्त के बारे में है। और एक और कंडीशन आपको ऐसी पढ़ाई है मैंने, कि कोई व्यक्ति है मद्य का पान करता है बहुत अधिक, ठीक है, फिर एकदम से मद्यपान छोड़ने के बाद सहसा कुछ समय के बाद मद्यपान कर ले, तो उसको ध्वंसक और विषय ये रोग हो जाता है। ठीक है, तो उनको भी याद रखोगे। बाकी यहाँ देखते हैं चलो अभी। तो उपदंश तत्र अति मैथुनाद अति ब्रह्मचर्याद्वा, ठीक, दोनों बातें आ गई, अति मैथुन अति ब्रह्मचर्य। प्रकुपित दोषा शते आशते वह श्वेतम श्वेतुम उपजन्यते, कि प्रकोपित हुए दोष हो सकता है कि शत करें इंजरी करें मतलब, और हो सकता है कि इंजरी ना हो, कि ओपन लीजन ना बने कोई, लेकिन ये रोग हो जाता है शोथ के साथ। वाग्भट कह रहे हैं स्त्री व्यवाय निवृत्त से सहसा भजतो अथवा, ठीक, जो बात आपको कही अभी कि व्यवाय त्यागा हुआ है अचानक से व्यवाय करने से तो ये रोग हो जाता है, वाग्भट ने कहा। उपदंश रोग का प्रथम उल्लेख आचार्य सुश्रुत ने किया, और फ्रंग रोग का प्रथम उल्लेख आचार्य भावप्रकाश ने किया। उपदंश 5 प्रकार का होता है। वीपी के आर एस, आचार्यों का नाम मत देखो, सुश्रुति याद रखो आप तो। वीपी के आर एस उपदंश 5 तरह का। ठीक। भेल ने 4 भेद बताए, कहीं नहीं पूछे जाते, फालतू का लोड नहीं दे रहा आपके ऊपर, मन है पढ़ना चाहो पढ़ लो। तो भेल के 4 भेद पूयजन्य है, मूत्रजन्य, संधानजन्य और शुक्रजन्य है। ठीक है, उपदंश सुश्रुत के याद रखने हैं 5। मॉडर्न कोरिलेशन इसका सॉफ्ट शैंकर के साथ करते हैं, और किसकी वजह से होता है वो, तो डुकराई बेसिलाई की वजह से। तो देख लेंगे, इसको याद रखो, मॉडर्न के पॉइंट एक दो याद कर लेने चाहिए। वातिक उपदंश
लक्षण क्या है? स्तब्ध मेढ्रता। कहीं नहीं आते उपदंश के भेद के आधार पे क्वेश्चन, ठीक। बस देख लेंगे इसको भी। पैत्तिक उपदंश, पक्व उदुम्बर संकाश, शिप्रपाका, कफज में शोथ हो जाना, रक्तज में वही कृष्ण स्फोट। पैत्तिक उपदंश के लक्षण शोष है। ये आप पे लिखा हुआ है, चाहो तो इसको देख सकते हो। रक्तज वाला भेद तो ये आप पे लिखा हुआ है। और सन्निपातिक वाले में कृमि प्रादुर्भाव होता है, इसको याद रखेंगे। किस उपदंश में कृमि होता है? तो सन्निपातिक उपदंश के अंदर। नेक्स्ट जरूरी बात है इस पे भी, क्योंकि सवाल है कि ये सिर्फ स्त्रियों में होता है पुरुषों में होता है, इस तरह करके। तो स्त्री पुरुष दोनों को होने वाला विकार है, ऐसा डलहन ने, योग रत्नाकर ने, दोनों ने कहा है। तो आपको तो इतना याद रखना है कि दोनों में होता है, लेकिन गैदास ने लिखा है कि स्त्रियों में नहीं होता। बाकी के अनुसार पूछे तो हाँ दोनों में होता है, लेकिन गैदास वो कह रहे हैं कि स्त्रियों में नहीं होता, मतलब मात्र पुरुषों में होता है गैदास के अनुसार। नेक्स्ट देख रहे हो, चरक की क्लीवता चार प्रकार की। बीज उपघात जन्य है, शुक्र क्षय जन्य है, ध्वजभंग जन्य है, जरा जन्य है। समझ आ रहा होगा क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये ध्वजभंग जन्य जो क्लीवता कह लो या नपुंसकता, तो इसको इसके पांच भेद माने गए कुछ आचार्यों के अनुसार, इसीलिए इसको उपदंश के समकक्ष रखते हैं हम लोग, कि उपदंश और ध्वजभंग संभवतया एक ही रोग है। ठीक है, तो ध्वजभंग और उपदंश एक ही रोग है ऐसा माना जाता है, ये याद रखोगे। चिकित्सा की बात करें उपदंश रोग में, तो व्याधि हरण रस, वरादि गुगलू, रसघृत, पूग आदि योग, चोपचीनी आदि चूर्ण। तो चोपचीनी आपने फ्रंग में भी देखा था। तो कुल मिला के एसटीडीज में यूज होता है। ठीक है, जितने भी योग हैं तो फ्रंग में भी यूज किया जा सकता है। बाकी स्पेसिफिक यहाँ लिखे हैं उपदंश के अंदर। व्याधि हरण रस, वरादि गुगलू, रसघृत, पूग आदि योग, चोपचूनी आदि चूर्ण, गुड़, अम्ल रस, तक्र आदि, इनका कहना है परित्याग कर देना चाहिए। ये चीजें नहीं सेवन करनी है। नेक्स्ट फ्रंग भी लिख दिया यहाँ साथ में, कि फ्रंग को सिफिलिस के साथ रिलेट करते हैं। प्रथम वर्णन भाव प्रकाश ने किया। इसको गंध रोग, व्रणगज व्रण या चंद्रक व्रण कहा योग रत्नाकर ने। इसके जो व्रण होते हैं सिफिलिस के, तो योग रत्नाकर ने, बहुत जरूरी बात है, उनको व्रंगज या चंद्रक व्रण कहा है। ठीक है, ऊपर था सॉफ्ट शंकर उपदंश, और यह है हार्ड शंकर। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो यहाँ है ट्रिपोनेमा पैलिडम, नाम याद रखोगे, ट्रिपोनेमा पैलिडम की वजह से होता है। इंक्यूबेशन पीरियड पे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है, एमओ जैसे एग्जाम में तो काफी आता है क्वेश्चन। तो 9 to 90 डेज इंक्यूबेशन पीरियड है इसका, फ्रंक का। ठीक, आगंतुक व्याधि है। नेक्स्ट देखो, तीन भेद हैं इसके, बाह्य, अभ्यंतर और बाह्य अभ्यंतर। बाह्य भेद इजिली रिलेटेबल है तो सुख साध्य है। अभ्यंतर वाला, तो इसमें कह रहे हैं आमवाद के जैसे लक्षण मिलते हैं और कृच साध्य होता है। और बाह्य अभ्यंतर वाला भेद असाध्य होता है। तो इसमें सवाल आता है कि किस भेद में फ्रंक के आमवाद के समान लक्षण मिलते हैं? तो अभ्यंतर वाले भेद के अंदर। इजी करने के लिए आ से अभ्यंतर, आ से आमवाद, ऐसा याद कर सकते हो। और कंडीशन कैसी है? कृच साध्य है, असाध्य नहीं है, कृच साध्य है। और बाह्य अभ्यंतर वाला भेद असाध्य होता है। फ्रंग के उपद्रव, जितना जरूरी इंक्यूबेशन पीरियड है उसके ऊपर सवाल आता है फ्रंग में, उतना ही जरूरी है क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं फ्रंग के, बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए कि कॉम्प्लिकेशन। जैसे प्रियंका, यस माधव, सर। माधव विसूचिका के उपद्रव क्या बताए? और कोई बताना चाहेगा? वो कोड़े निशा रात को मूत्र त्याग करके। ठीक है, इससे कुछ तो निकल जाते हैं, सारे नहीं हुए लेकिन। अरती है वो, निशा नहीं है, आरती। तो अरती है वहां। अरती आरती। निद्रा में हाँ। या निद्रा नाश। पाँच। 20 बार विसंज्ञता, काप कर, कंपन, मूत्र त्याग करती है ना। तो ऐसा करके हमने याद किया था। ठीक है, देख लेना, वो बहुत जरूरी पार्ट है, कॉम्प्लिकेशंस। और यहाँ भी बहुत जरूरी है फ्रंट के उपद्रव, देखेंगे। कार्शियम, बलक्षय, नासाभंग, बहियेश्चा मंदता यानी अग्निमांद्य होना, अस्थिशोष, अस्थि वक्रत्वम, फ्रंग उपद्रवा अमीचा। कि ये फ्रंग के उपद्रव हैं क्या क्या? कृष्णता, बलक्षय, नासाभंग, अग्निमांद्य, अस्थिशोष, अस्थि वक्रता। तो ये सारे मेरे याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आप देख लेना, उससे इत्तेफाक रखो तो। कि क्रश व्यक्ति है, तो उसका स्वेदन करा रहे हैं नासा प्रदेश का, तो वो मुड़ गई उसकी नासा। हम ऐसा करके याद रखते हैं कि क्रश के नासा की अस्थि अग्नि बल से वक्र हो गई।
तो क्रश के नासा की अस्थि, क्रश मतलब कार्श्य, नासा से नासा भंग, अस्थि मतलब अस्थि शोष, तो क्रश के नासा की अस्थि अग्नि बल से, तो अग्नि मतलब अग्निमान है, बल मतलब बल से क्या हो गई, वक्र हो गई, तो अस्थि वक्रता। तो क्रश के नासा की अस्थि अग्नि बल से वक्र हो गई। तो मैं इस तरह याद रखता हूँ, आप अदरवाइज सीधे भी याद कर सकते हो श्लोक। ठीक है, रटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल, मैं फिर बता रहा हूँ सबसे जरूरी चीज है। चिकित्सा में आ जाओ सर इससे पहले जो सर हाँ। इससे पहले जो कोड बताया था आपने, वो हम्म। विसूचिका का उपद्रव का। लिख लोगे, अर्ति, अर्ति, जी। निद्रानाश, कंपन, विसंज्ञता, मूत्रशय। ठीक है, देखो आगे। तो चिकित्सा देख रहे हो, चोप चीनी आदि चूर्ण यहाँ तो आना ही आना है, क्योंकि मेन तो हम इसी के रेफरेंस में पढ़ते हैं इसको। रस कपूर, त्रिकंटक आदि गुगलू, और सबसे जरूरी ये तो चोप चीनी यहाँ पे है, या फिर मधु स्नोही रसायन, इसको याद रखना, मधु स्नोही रसायन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओगे श्लीपद। काफी कुछ आपको ऑलरेडी पता है श्लीपद के बारे में, कि चरक ने श्लीपद का कोई भेद नहीं बताया। ठीक है, मतलब श्लीपद का उल्लेख है लेकिन कोई भेद नहीं बताया। दूसरे कौन से हैं, तो पीछे हमने अभी याद किया था, ग्रंथि में देखा था ना कमर में, यहाँ देख रहे हो कमर, तो कफ, मांस और रक्त। ठीक है, यहाँ में नहीं है, मतलब मेद नहीं है, कमर है सिर्फ। तो श्लीपद में दूसरे कमर यानी कफ, मांस और रक्त। सुश्रुत और उनके फ्रेंड्स जो है तीन भेद बताए, वातिक, पैतिक और कफज। चरक ने कोई भेद नहीं बताया, सुश्रुत और उनके दोस्तों ने तीन भेद बताए, वात, पित्त और कफ। हारित ने सन्निपातिक भेद भी बता दिया। इन चीजों पे सवाल नहीं आते, सवाल इसी पे आता है कि चरक के कितने भेद हैं, तो कोई भेद नहीं है, मतलब एक ही है। बाकी सुश्रुत, इनके तीन भेद हैं, वात, पित्त, कफ। इतना ही आता है सवाल। आगे के पॉइंट्स देखोगे। वाग्भट ने कहा कि श्लीपद प्राय आनुपदेश वासियों को अधिक होता है। काश्यप ने ऐसा ही अम्ल पित्त के बारे में लिखा है। देशांतर गमन, सुक्तक नाम से वर्णन, वो सारी बातें याद आ रही होंगी आपको। श्लीपद में दोषा अधा प्रपन्ना, पादम आश्रित्य शनः शोफम जन्यते। कह रहे हैं दोष जो है शरीर के अधोभाग में चले जाते हैं, पैर में आश्रित होकर धीरे धीरे शोफ उत्पन्न करते हैं। वाग्भट भी कुछ ऐसे लिखते हैं, शनय शनय घनम शोफम, सा ज्वर अर्ति। और एक और अलग बात लिख दी वाग्भट ने, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैरों में ही होता है ये, तो कर्ण, नेत्र, शिशन, ओष्ठ आदि अंगों पर भी हो सकता है। अगला पॉइंट ये भी आपको याद है, कि वातिक श्लीपद में बहुशो ज्वर ये लक्षण मिलता है, वातिक श्लीपद में। नेक्स्ट भी जानते हो आप, कि श्लीपद में टेम्पररी इंपोर्टेंसी हो सकती है। और भी बताया आपको एक रोग, कौन सा बताया और? भगन दर्श। अर्श ग्रहणी, में रहेगा सर। ग्रहणी बताया आपको, अर्श में भी है, सही कह रहे हैं वैसे, पढ़ा अर्श में भी है, अर्श में भी आता है। लेकिन ग्रहणी में मैंने जो आपको बताया था, ग्रहणी और ये दो रोग बताए थे, अर्श में भी है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो अर्श भी। ठीक है, आगे देखिए। सुश्रुत ने वातिक श्लीपद में क्या कहा, तो अनियमित रुजा, परिस्फुटती चा बहुशा। नॉर्मल बातें हैं, यहाँ कुछ भी नहीं याद करना। पैतिक में मृदु ज्वर, कफज के अंदर भारिकम, महाग्रंथिकम, कंटकैर उपचितम, ये देख सकते हो। ठीक है, कांटे कफ के साथ नहीं रिलेट होते अगेन। ठीक है, अंशुल, बेटा जीवागत रोग आपको पढ़ाए थे, तो जीवागत रोग में कफज जीवा रोग, उसका लक्षण क्या है? और कोई? सर वो शालमली कंटक वाला। बहुत अच्छा स्मृति है ना, शालमली कंटक रखे है। और वातिक में क्या था स्मृति, बता पाओ तो? और कोई? शाक शाक ठीक शाक है, सर। ठीक है, शाक चुदन शाक प्रकाशा। साहब। ठीक है ना? तो जैसे वहां आपने देखा था कि वहां भी कफ के अंदर शारमल्ली कंटक लिखा हुआ था, तो यहाँ भी देख पा रहे हो कफज के अंदर यहाँ पे भी कंटक है, उपचितम यहाँ भी कंटक है। प्लस ये भारीपन, महाग्रंथि, इसको हल्का सा ध्यान रखना, अभी बात करेंगे क्यों। तो कफज भेद में आप देख पा रहे हो कि भारी होता है ना, पैर ज्यादा भारी महसूस होता है मतलब।
चलो मैं नहीं पढ़ा रहा वो चीज़, अभी कल के लिए छोड़ते हैं उसको, टाइम खत्म हुआ सेशन का, क्योंकि हो सकता है मैं आपको एक लेक्चर दूं याद करने के लिए, ये वाला शुद्ध रोग का दोषों वाला पार्ट है, क्योंकि ये रटा हुआ होना चाहिए, तब अगला लेक्चर समझ में आएगा कि कल ये पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसको पढ़ के आओगे अगर दूंगा तो ध्यान रखना थोड़ा सा, शुरुआत का पार्ट जो है इसका। ठीक, कल सैटरडे है, क्लास होगी या नहीं मैं बता दूंगा आपको बाद में, फिलहाल तो ऑन मान के चलोगे अभी। ठीक, थैंक यू।